हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग पॉलिटी के रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम यूपीएससी या फिर बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि ऑल फंडामेंटल लॉज जो एक कंट्री अडॉप्ट करती है अपने ईज के लिए। ओके, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है वो एक लिमिटेशन होता है स्टेट पावर्स का किसी को एक्सरसाइज करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक होता है दोस्तों रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है एवी डिसे ने दिया था। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, ठीक है, उसका फिर दूसरा होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और तीसरा होता है इंडिविजुअल लिबर्टीज। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाने तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ कहा है, ये आप लोग पढ़ लेना। और अब देखिए दोस्तों, जो हमारा गवर्नमेंट होता है ना, वो हम दो टाइप का होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होता है जिसमें इलेक्शन हमेशा कंडक्ट किया जाए, एक फिक्स पीरियड हो। मतलब कि जैसे कि इंडिया में है 5 साल में लोकसभा का चुनाव होना, ठीक है। उसके बाद उसका हेड ऑफ द स्टेट है लिमिटेड पावर्स, मतलब किसी के पास भी आर्बिट्रेरी पावर या फिर सुप्रीम पावर ना हो। जो भी हो, अगर जो सुप्रीम पावर जो हो, अथॉरिटी कौन हो, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक टेन्योर फॉर रूलर, मतलब कि एक ऐसा नहीं कि हेरिडेटरी बना दिया जाए, एक स्पेसिफिक टेन्योर होना चाहिए किसी रूलर के लिए। यानी कि रूलर का मतलब यहाँ पे दोस्तों किंग या मोनार्क नहीं समझना, यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जो कि इलेक्ट होके आया हो। जैसे कि हम इन इंडिया के केस में हमारे पीएम होते हैं, उनका एक फिक्स टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, आप देख सकते हो यूएसए, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, नेटिसिप। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ऐसा होता है जहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होती है। रूलर हैज़ द कंट्री ऑफ अनलिमिटेड पावर। इनके पास जो होता है ना कि अनलिमिटेड पावर है, ये किसी के थ्रू बाइंड या फिर किसी के प्रेशर या किसी के अंडर काम नहीं करते, ये अपने मन के मर्जी के मालिक होते हैं और कोई भी इनके पास रूलिंग लिमिट नहीं होती है। एग्जांपल इनका कुछ देख सकते हो, ब्रुनेई है, कतर है, स्वाजीलैंड है, ठीक है। अब हम लोग अगर थोड़ी सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना कि वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि जो मतलब कि एक बुक की जैसा होता है, उसमें सारे रूल्स लिखे रहते हैं, रूल्स या नॉर्म्स या फिर कुछ भी सब कुछ लिखे रहते हैं। उसके बाद जो जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसका यूएसए, फ्रांस। और जो अनरिटेन होता है, यहाँ पे एक किसी बुक के अंदर कुछ नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे कोई पर्सन अगर है वो कुछ भी रूल बनाता है तो वो आगे चल के वो एक मतलब एक पेपर पे वो रूल बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे किसी पर्सन जो है वो रूल बनाएगा, वो जा कर के रिटन होगा, ठीक है। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पहले से ही एक सेट ऑफ रूल्स बनाया हुआ, उसके अकॉर्डिंग पर्सन रूल करेंगे। यही होता है हमारा दोस्तों रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क होता है। जैसे कि अनसिस्टमेटिक होता है, इंडिफिनिट होता है, रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब कि जो पहले से कुछ रूल्स या फिर कल्चर या फिर नॉर्म्स चलते आ रहे हैं उसके ऊपर रूल्स बना दिया गया, तो वो फिर सबको बाइंड करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग का ब्रिटेन हो गया सॉरी। अगर हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। पहला होता है प्रेसिडेंशियल, जिसमें हेड ऑफ द नेशन या फिर हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री, ठीक है। अगर हम लोग देखें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, जो कि हमारे यूएस में होते हैं, तो सिंगल एग्जीक्यूटिव जो कि रियल एंड नॉमिनल जस्ट वन होता है, ये नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सेपरेशन ऑफ पावर इसमें स्ट्रिक्ट एकदम मतलब हाई लेवल का सेपरेशन ऑफ पावर होता है। मतलब कहने का मैं आपको बताऊं तो जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है,
जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसमें जो है सेपरेशन ऑफ पावर और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति। ओके, लेजिस्लेचर के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और इसमें सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि कहने का कि एक तरफ अगर लेजिस्लेचर है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव है और एक तरफ जुडिशियरी है, तो जो भी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेचर के वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स नहीं होंगे और ना ही वो जुडिशियरी के मेंबर्स होंगे। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता है। जो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं मेनली वही एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि यूएसए में किया जाता है। और जो लोअर हाउस होता है यहाँ का, ठीक है, उसका एक फिक्स टर्म होता है। जैसे कि इंडिया में भी फिक्स टर्म होता है 5 ईयर्स का, बट वो लोअर हाउस नहीं, वो लोकसभा का होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे कि इंडिया या फिर यूके में, और ये हम लोग यूके से ही लिए गए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम लोग यूके से लिए हैं। तो इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, रियल और नॉमिनल। जैसे कि हमारा रियल हो जाते हैं पीएम, नॉमिनल हो जाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 474-75 में दिया गया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कहने का मतलब है अगर किसी की सरकार गिरती है तो इस जिसके मतलब किसी कोई एक या पीएम रिज़ाइन नहीं देंगे, मतलब पीएम का पूरा कैबिनेट ही रिज़ाइन दे देगा, यानी कि पूरा एक कलेक्टिव रहेगा। ये जितने भी उसके मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे रिज़ाइन दे देंगे। ठीक है, और इसमें फ्यूजन ऑफ पावर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर रहते हैं वही हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी होते हैं इसी में। और इसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होता है। जैसे कि हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लोअर हाउस का एक फिक्स टर्म होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। लोअर हाउस जो है अपने टाइम से पहले यानी कि 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, डिसोल्यूशन उसका हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि एनसीएम लाया जाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। आगे उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले तो ये जो है सबसे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल और मोर देन 400 आर्टिकल्स है। और बहुत सारे इसके सोर्स है, मतलब कि ये जो है रैंक सैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाल करके लिया गया है। उसके बाद फिर मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये हम लोग देखेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, डीपीएस पे जो कि आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज सोर्सिंग कमेटी के आधार पर ली गई है। सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजन और 3 टियर गवर्नमेंट, ये हमारे कुछ जो है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो अगर आपको इनमें से कुछ भी याद है तो आप इजीली उसे मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। अगर हम लोग अगर थोड़ी सी थ्योरीज में देखते हैं तो हमारा मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है वहाँ वो होता है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। मतलब कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे 1950 में एक्ट किया गया था, जिसे 1950 में लागू कर दिया गया था। कब किया गया था? 26 जन 1950। तो ये लागू करने के लिए इससे पहले क्या क्या काम हुए थे और क्या हमारा इंडिया का जो आज का स्ट्रक्चर है ये क्यों ऐसा है, इसके बारे में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे। अगर हम लोग देखें तो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो या फिर इवोल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है। एक था कंपनी रूल और एक था क्राउन रूल। बात तब की है जब 1757 में
बैटल ऑफ प्लासी होती है। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाती है। कब मिलती है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो जब दीवानी राइट्स मिलती है तो उन्होंने इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तरीके का देखा। दीवानी राइट्स क्या थे, वो मतलब कि लैंड ऑनरशिप की अब टैक्स जो है वही कलेक्ट करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पहले ज़मींदार या फिर वहाँ के किंग कलेक्ट किया करते थे, अब जो है टैक्स और लैंड ऑनरशिप कौन हो जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये कब मिला था आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और किन किन राज्यों का मिला था ये भी बताइएगा। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो उन्होंने इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा दीवानी राइट्स को, और उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पैर घुसाने का प्रयत्न किया। तो उसी को ईज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हसल हो चुका था, तो उसी को ईज़ करने के लिए कुछ कुछ एक्ट्स बनाए गए जो कि उनके सिस्टम को ईज़ कर सके, एकदम प्रॉपर वे में चला सके। तो एक था द कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक आया। फिर आया द क्राउन रूल जो कि 1858 से लेके 1947 तक रहा। देखिए, ये अगर मैं कहता हूँ कि द कंपनी रूल, तो ये जस्ट आफ्टर दीवानी राइट के बाद जो था बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, उसके बाद इसको दिया गया था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो दीवानी राइट्स था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आया चार्टर एक्ट 1813। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। फिर आया चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद एक होता है द ग्रेट रिवॉल्ट, जिसमें कि पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लोज कर देते हैं और सारी पावर मोनार्क यानी कि वहाँ के किंग या क्वीन के हाथ में चली जाती है, जिसको हम लोग फिर वहाँ से क्राउन रूल कहते हैं। क्योंकि उन्हें ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ये पता चल गया कि इंडियंस के खिलाफ जाना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है। इस वजह से उन्होंने क्राउन रूल कर लिया, और इंडियंस जो काफ़ी नाखुश थे ब्रिटिशर्स से, उनको ईज़ करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा पावर छीन करके अपने हाथ मोनार्क में दे दिया, ठीक है, किंग या क्वीन को, और सारे यहाँ से एक्ट किंग या क्वीन के नाम पे आने लगेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्राउन रूल में सबसे पहला एक्ट आया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। फिर 1861, 1892, 1909, ठीक है, 1919, 1932, 1935 एंड आफ्टर दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। मतलब कि पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था उसका नाम अब बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। साथ ही जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, उनके गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट कर दिया गया। मतलब आप लोग समझ लो ना कि दो प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे और मद्रास, तो ये सबऑर्डिनेट किसकी हो गई थी, बंगाल के, ठीक है। और यहाँ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत होता है। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
रिक्वायर्ड किया गया था रिपोर्ट, जिसमें कि रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में दिए जाएंगे। उसके बाद इसी एक्ट के तहत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है आप लोगों, और इसके फर्स्ट जज जो थे वो थे एलिजा इम्पे। इसके फर्स्ट जज जो थे वो थे एलिजा इम्पे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग। ये बात तो आपको शायद याद ही होगी। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड इम्पोर्टेंट एक्ट, जो कि था पिट्स इंडिया एक्ट। ये इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट था। इसमें डुअल सिस्टम की बात की गई थी, डुअल गवर्नमेंट की बात की गई थी। एक था सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कमर्शियल बॉडी था, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि हमारा पॉलिटिकल बॉडी था। कमर्शियल बॉडी का मतलब कि ये हमारे रेवेन्यू रिलेटेड मामले देखेंगे, और पॉलिटिकल बॉडी था ये हमारे पुलिस रिलेटेड मामले देखेंगे। मतलब कि अगर किसी कंपनी में चोरी हो गई, ये हो गई, तो सारा कुछ देखने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। और साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि वो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, किस जगह से कितना पैसा आएगा, किस जगह कितना पैसा जाएगा, इसका काम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पुलिस मैटर था। और यही एक एक्ट था जिसमें कि फर्स्ट टाइम इंडिया को कंपनी टेरिटरीज के जगह कहा जाने लगा कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश का पोजेशन इंडिया में कितना है। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको सुप्रीम कंट्रोल दिया था कंपनी के अफेयर्स का, कि आप जो है पुलिस रिलेटेड मामले देखेंगे, सारा का सारा किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट है हमारा इम्पोर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को एंड कर दिया, बट एक्सेप्ट टी ट्रेड इन ओपियम। ठीक है, टी ट्रेड इन ओपियम, और ये चाइना के साथ ट्रेड था। मतलब कि मोनोपोली का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। 1813 के एक्ट के बाद बहुत सारे दूसरी कंपनीज भी इंडिया आ सकती थी। ठीक है, बट अगर ट्रेड टी और ओपियम में रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। उसके बाद यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसने फर्स्ट टाइम जो है 1 लाख रुपए प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के बाद कहा था नेटिव्स के लिए। ठीक है, कि इंडिया में 1 लाख रुपीज़ ये खर्च करेंगे ऑन एजुकेशन। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये जो है ना फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के लिए, और इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और उसी के तहत विलियम बेंटिक जो थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और इसका एक अलग नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट हेलिना एक्ट। ये फैक्ट भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वर रिमूव्ड। मतलब कि जो कि 1773 के एक्ट के तहत सबऑर्डिनेट बना दिया गया था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के तहत, अब क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। साथ ही इनकी पावर को छीन करके सारा का सारा पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में कर दिया गया। कहने का मतलब है कि ये एक्ट ऐसा एक्ट था जो कि पूरे इंडिया में वन कंट्रोल यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कंट्रोल बनाना चाहता था। ठीक है, उसके बाद इसी में एक अटेम्प्ट किया गया था कि ओपन सिस्टम लाने का सिविल सर्विसेज का, जिसमें कि इंडियंस अलाउ थे। याद रखिएगा ये बात को, इंडियंस अलाउड थे उसमें, बट यहाँ पे सॉरी, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, हम लोगों ने पढ़ा है ना पहले, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये इसको क्या किया गया था, मतलब कि सरप्रेस किया गया था कि यहाँ पे इंडियंस की भर्ती ना की जाए।
बट इस एक्ट में इंडियंस अलाउड थे फॉर ज्वाइनिंग द सिविल सर्वेंट। तो उसके बाद अंदर इसी एक्ट के अंडर मैकॉले कमेटी का निर्माण होता है, जो कि आगे 1854 में सिविल सर्वेंट कमेटी का गठन किया जाएगा और इंडियंस को सिविल सर्विस में मौका मिलेगा आने का। ठीक है, और ये इसमें कंपनी की पूरी तरीके से मोनोपोली एंड कर दी, सिर्फ जो है टी ट्रेड चाइना के साथ रहने दी थी। ठीक है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो इस एक्ट में फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के काउंसिल का सेपरेट किया गया था। ठीक है, और यहीं से ही बिगिनिंग की जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, जिसको आज हम लोग इंडिया के एक स्पेशल फीचर्स में देखे जाते हैं। और इस एक्ट में जैसे कि मैंने बताया 1853 में ही 1853 में मैकॉले कमेटी की सिफारिश पे इंडियंस को सिविल सर्विस में स्टार्टेड, इंडियंस का मतलब सिविल सर्विसेज में उसको ज्वाइन करने का मौका मिला था। उसके बाद ये जो है फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन अलाउ किया गया था इनटू इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये बात आप रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सॉरी दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एक्ट देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि जहाँ से कंपनी रूल की शुरुआत होती है 1858 से। यू नो कि 1857 का ग्रेट रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स जो हैं पूरी तरीके से हिल गए थे। उन्होंने कंपनी के हाथ से पावर छीन करके मुनाक के हाथ में पावर दे दी थी। ठीक है, बट एक्चुअली ये सिर्फ दिखावे की चीज़ था, क्योंकि रूल तो वो कर रहे थे, मुनाक तो यहाँ आ नहीं रहा था, सिर्फ रिपोर्ट जो है मुनार के पास जा रही थी। ये हम लोग हिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पावर था वो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डिजिग्नेटेड क्या बन जाता है, वो वाइसराय ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड कैनिंग थे हमारे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया हो गए। ठीक है, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया जो कि आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहेगा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि जो कि लंदन में आपका था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम क्या था कि इंडिया के जितने भी अफेयर्स हुआ करते थे रेवेन्यू रिलेटेड और पुलिस रिलेटेड, वो वाइसराय जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देता था, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोनार्क को देता था। मतलब कि ऐसे अगर अब देखा जाए तो एक यहाँ पे मोनार्क थे, यहाँ पे था हमारा वाइसरॉय, और ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये इसको देता था और ये मोनार्क को जाकर के देता था। और ये जो कि हमारा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर, उसको एंड करके उसको अबॉलिश कर देता, उसको एंड कर देता है। कौन सा एक्ट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन यानी कि सभी को रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है, और ये जो है इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो पूरे के पूरा हमारा सेंट्रलाइजेशन की वन पावर हुआ करता था, मतलब कि एक तरीका से कह सकते हो कि बीच का जो हेड है वही पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा था, अब उसको डिसेंट्रलाइज करने लग गया था। और सबसे पहले इसने डिसेंट्रलाइजेशन करके क्या काम किया, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 1833 के टाइम कि जो बॉम्बे और मद्रास की पावर्स को भी छीन लिया गया था, इसको वापस कर दिया गया था 1861 के तहत। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम 1861 में ही पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, कि मतलब कि जितने भी हमारे वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होंगे या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, उसमें
कोई मिनिस्ट्री किसी को कोई मिनिस्ट्री, किसी को कुछ मिनिस्ट्री, किसी को कुछ मिनिस्ट्री दे दिया जाता था। ओके, और उसका हेड कौन रहता था? वाइसराय हुआ करता था। तो इसे हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। और आज भी हम लोग ये देखते हैं ना कि जल मंत्रालय किसी के पास है, और पुलिस मंत्रालय किसी के पास है, होम मिनिस्ट्री किसी के पास है। तो उसी तरीके का सिस्टम ये 1861 में अडॉप्ट किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक पावर है कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति हम लोग 1861 से मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा एक्ट, तो आता है कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म। मॉडले जो कहते हैं हमारे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो जो थे हमारे उस समय के वाइसराय थे, जो कि 1909 के बाद है। तो इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, और इसमें फर्स्ट टाइम सेपरेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात रखिएगा ये, कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कह दिया था कि जो भी मुस्लिम्स है वो मुस्लिम एक उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको ही वोट देंगे। तो ये यहाँ पर से इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना चालू कर दिया था। उसके बाद इन्होंने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को काफ़ी ज़्यादा लार्ज कर दिया गया था। और इम्पोर्टेंट की जैसे कि यहाँ पे पहले जो बजट पास होता था उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, बट अब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, कोई भी सप्लीमेंट दे सकते थे। और एक इम्पॉर्टेंट कि इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, मतलब कि इंडियंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इन्होंने मतलब कि ज्वाइनिंग करानी शुरू कर दी थी, इंडियंस को लेना चालू कर दिया गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि हमारे फर्स्ट इंडियन थे जो कि ब्रिटिशर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में गए थे, और ये एक लॉ मेंबर थे, एक लॉ मेंबर के तहत गए थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक लॉ मेंबर थे। उसके बाद हमारा आता है, इसी को हम लोग याद रखिएगा दोस्तों, एक और नाम से जानते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि यहीं से जो है ना इलेक्टोरेट का शुरुआत होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करते हैं, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, जो कि मॉन्टेग्यू उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड जो उस समय का वाइसराय था। ठीक है, इसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत की। उसके बाद डायरकी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया, और प्रोविंशियल लेवल पे, जिसको मतलब आप कह सकते हैं कि डायरकी जो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, और डिवीजन इनटू ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट। मतलब कि पहले जो हुआ करता था कि जो भी बजट या फिर कुछ भी पास करना होता था तो उसके लिए बस एक लिस्ट हुआ करती थी, जिसका सारा हेड कौन होता था? वाइसराय होता था। बट आफ्टर द डायरकी इसमें क्या होता है कि जो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं तो सभी प्रोविंस में कुछ भी जो बजट या फिर कुछ भी पास होगा तो उसे दो भागों में बांट दिया गया था, एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वो होते थे जो डायरेक्ट वाइसराय के द्वारा देखे जाते थे, और रिजर्व सब्जेक्ट वो होते थे जो कि वाइसराय के साथ उसके एग्जीक्यूटिव के द्वारा देखे जाते थे। ये बात आप याद रखिएगा। और इसी एक्ट के तहत बाईकैमरलिज्म का शुरुआत होता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जैसे हमारा आज है उस तरीके की इलेक्शन का शुरुआत होता है। और इसी एक्ट के तहत 1919 के तहत फर्स्ट टाइम इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, और एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरीके से 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का दिया था, इसने उसको और एक्सटेंड कर दिया। इसने सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस को भी देने लगा कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने ऑल इंडिया फेडरेशन का स्थापना किया, और 3 लिस्ट, जैसे कि डायरकी में 2 लिस्ट था, इसमें 3 लिस्ट कर दिया गया, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। और डायरकी को ख़त्म करके इसने सिर्फ 3 लिस्ट का अपनाया। ठीक है, बट डायरकी जो है वो सिर्फ ख़त्म हुआ था प्रोविंशियल लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे ये अभी भी था। मतलब कि सेंट्रल लेवल पे अभी भी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट रखे जाते थे। ओके, और बाईकैमरलिज्म जो तभी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे था, उसे अभी 1935 में प्रोविंशियल लेवल पे भी कर दिया गया। और इसने और एक ज़्यादा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया,
जिस तरीके से 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को, 1919 में सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को, और साथ ही साथ 1935 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन्स और लेबर्स को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना चालू कर दिया। इसी के तहत इस्टेब्लिशमेंट होता है आरबीआई का और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, फिर हमारा लास्ट एक्ट आता है जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया का रूल होता है, रूल एंड होता है और अबॉलिश किया जाता है ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को। उसके बाद इम्पावर किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कि आप उसके तहत चलिए, और फ्रीडम किया जाता है कि वो जो है या तो इन फ्रीडम दिया जाता है प्रिंसिपल स्टेट्स को, जो कि या तो वो ज्वाइन करें इंडिया को, या तो वो ज्वाइन करें पाकिस्तान को, या फिर रहें वो इंडिपेंडेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी आने वाली वीपीएससी 17th वीपीएससी, साथ ही साथ यूपीएससी सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।